स्पेस साइंस ने न केवल अवकाशी मिशनों को भी अंजाम दिया है, लेकिन आम आदमी के जीवन को भी बदला है। तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे पीआरएल अहमदाबाद के निदेशक डॉक्टर अनिल भारद्वाज जी से। डॉक्टर अनिल भारद्वाज जी, दूरदर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं कि चंद्रयान-3 मिशन एक बड़ा ही ऐतिहासिक मिशन, ऐतिहासिक उपलब्धि रही। अगर 1 साल के बाद अगर हम देखें, तो ये मिशन आसमान में जाने के बाद हमें क्या-क्या जानकारी उपलब्ध हुई है? क्या हमारी चाँद के बारे में कोई समझ नहीं बन पाई है? या कुछ हम अलग तरीके से चाँद को देखें या दुनिया उसको देखने में समर्थ हुई है, सक्षम हुई है? चंद्रयान-3 भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन रहा है और ये महत्वपूर्ण इसलिए रहा क्योंकि इसने भारत को विश्व का पहला ऐसा देश बना दिया जिसने कि सदर्न पोलर रीजन में सॉफ्ट लैंडिंग की। आप सभी को पता है कि 23 अगस्त 2023 को शाम के करीब 6:04 पर चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर मून की सतह पर 69.37 डिग्री साउथ पर लैंड किया और इस विक्रम लैंडर के अंदर बैठा हुआ था प्रज्ञान रोवर, जिसने कि करीब 12 दिन तक मून की सतह पर भ्रमण किया और 103 मीटर करीब की दूरी तय कर हमको नए नए आंकड़े दिए। तो अगर पूरे मिशन को देखें तो एक क्या कह सकते हैं कि बल्कि 100% नहीं, 200% ये मिशन सक्सेसफुल रहा, क्योंकि लैंडिंग तो सक्सेसफुल रही, इसके अलावा जो प्रज्ञान रोवर था उसने मून की सतह पर पूरा जितना हमारा विचार था कि ये कार्य कर पाएगा, पूर्णतः सब कुछ कार्य किया और हमको बहुत ही नवीनतम जानकारियाँ दी हैं। जी, तो जैसे बहुत सारे पेलोड्स उसके ऊपर थे, सेंसर्स थे, हम बारी-बारी सुनते थे उस समय पे। ट्विटर पे भी उनके आंकड़े आते थे। तो एक तो थर्मामीटर के बारे में बताइए, जैसे हम देख रहे थे हम कि बहुत ही उत्सुकता थी कि जैसे धरती पर थर्मामीटर माप लेते हैं, नाप लेते हैं, लेकिन अब चाँद वाला थर्मामीटर तो बड़ी एक रोचक बात लगती है। तो वो जब थर्मामीटर वहाँ पे गया तो क्या भाई चाँद को बुखार-वुखार है कि नहीं, क्या हमें पता चला? चाँद को तो बहुत तगड़ा बुखार रहता है और चाँद पे अगर आप बात करें तो टेम्परेचर वेरिएबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। सनलिट रीजन जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और पोलर रीजन जहाँ पर बिल्कुल स्लांटिंग सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उसमें टेम्परेचर डिफरेंस ऑलमोस्ट 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। तो यानी कि सूर्य का जहाँ पे डायरेक्ट सूर्य किरणें पड़ रही हैं वहाँ टेम्परेचर करीब 400 केल्विन और जहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही वहाँ पे 50 केल्विन। तो आप देखिए 300 केल्विन से ऊपर का टेम्परेचर वेरिएबिलिटी होता है। ये तो बात करें आप सतह की। अगर आप अंदर जाएं तो जो चास्ते एक्सपेरिमेंट था जो कि चंद्रयान-3 लैंडर पर लगा हुआ था, मैं आपको ये लैंडर का एक दिखाता हूँ कि ये जो कंबाइंड कंपोजिट है, इसमें ये पार्ट प्रोपल्शन मॉड्यूल का है और ये लैंडर का है। इस लैंडर ने वहाँ पर मून पे जाकर लैंड किया और इस साइड में हमारा एक ये देखिए ये एक्सपेरिमेंट था जिसको हम कहते हैं चास्ते, और ये चास्ते जो है ऐसे करके एंड में डिप्लॉय करके मून की सतह पर 10 सेंटीमीटर के अंदर दूरी तक गया और वहाँ पर इसने 10 डिफरेंट जगह पर, डिफरेंट हाइट्स पर इसने टेम्परेचर का मापन किया और इसने बताया कि 10 सेंटीमीटर के अंदर ही करीब करीब 50 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, तो आप ये समझ लीजिए कि चंद्रमा की जो सतह है वो ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टिंग है। तो आप कह रहे हैं कि अगर एक जो स्केल आती है अपनी उसमें कंपास बॉक्स में, उसकी ऊपरी सतह है वो बहुत ही गर्म है। हाँ। और तुरंत ही नीचे उस स्केल के नीचे आ जाए। हाँ। तो वो बड़ी ठंडी है। हाँ, ठंडी है। ये जो है ये हम लोगों का जो एक्सपेरिमेंट था उसका ये मेन उद्देश्य था कि हम ये पता करें कि हीट जो है सतह से अंदर कैसे जाती है और उसका तरीका है कि अगर हम डिफरेंट हाइट्स पर टेम्परेचर को मेजर करें। और क्योंकि हम लोग को ये थोड़ा तो आभास था पहले मिशनों के द्वारा कि मून की सतह जो है वो बहुत नॉन कंडक्टिंग है, बट वो नॉन कंडक्टिंग कितनी कंडक्टिंग हीट करती है इसका पता नहीं था हमको। तो ये जो मिशन था चंद्रयान-3, इसने पहली बार ये बताया कि कितनी नॉन कंडक्टिंग है और दूसरा इसमें एक 8 सेंटीमीटर की दूरी पर अंदर एक हीटर लगा हुआ था और उस हीटर को हमने ऑन करके ये पता किया कि वहाँ पर कंडक्टिविटी कितनी है, एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी।
8 सेंटीमीटर डेप्थ पर। और इससे ये पता लगा कि रियली मून का जो सरफेस है वो हाईली नॉन कंडक्टिंग है और थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही लो है। तो अगर ये जानकारी से हमें क्या लाभ होगा, ये जानकारी लेने से हम क्या समझ पाएंगे? इससे पहले अपोलो मिशंस भी गए, अपोलो 17, और उसके पास भी इस तरह के थर्मोमीटर अलग तरह के थे, तो उन्होंने भी इस तरह का तापमान लिया हुआ था। ये जानकर हमें क्या फ़ायदा हो सकता है या इसका लाभ क्या है? आपको मैं बताना चाहूँगा कि पहले 10 सेंटीमीटर का मापन किसी ने आज तक नहीं किया है। जी जो अपोलो मेजरमेंट्स हुए थे वो सीधा 1-2 मीटर अंदर चले गए जी और उनका इंटरेस्ट था कि हम जो टेम्परेचर है नीचे वहाँ जाके देखें कि कितना टेम्परेचर है। तो वो तो ड्रिलिंग मशीन लेके गए ह्यूमंस लैंडिंग के बाद और उन्होंने उसमें ड्रिल करके 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर की दूरी पर टेम्परेचर मेजर किया। लेकिन हमने क्या किया कि पहले 10 सेंटीमीटर में डिफरेंट हाइट्स पर क्या टेम्परेचर है उसको पहली बार नापा है। दूसरा, जो ये मेजरमेंट हो रहा है ये सदर्न पोलर रीजन में हुआ है जहाँ पर अभी तक लैंडिंग ही नहीं हुई। तो हम लोगों को ये पता ही नहीं है कि वहाँ पर किस प्रकार की वेरिएबिलिटीज़ होंगी, किस प्रकार का टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और क्योंकि यह हमारा मिशन एक लूनर डे 1 लूनर डे का था, क्योंकि एक लूनर डे 14 अर्थ दिवसीय दिन का होता है, तो हमने करीब करीब 12-13 दिन तक ये पता लगाया कि टेम्परेचर कैसे चेंज होता है जब सन जो है उस जगह पर एक दिन में एक छोर से ईस्ट से वेस्ट जाता है। तो ये जो जानकारियां हैं ये बिल्कुल नवीन जानकारियां हैं जिसके बारे में अभी तक हमको नहीं पता है। जी, लेकिन इसका उपयोग भविष्य में किस तरह से होगा? क्या ये उसको ऐसा कोई मटेरियल हमें पता चल जाएगा? क्या इस तरह की सतह धरती के आसपास भी होती है? इसका लाभ क्या होगा? अगर आम आदमी को अगर हम कहें कि भी इतने दूर जाके चांद का बुखार हमें क्यों नापना है, तो क्यों नापना है? चांद का बुखार नापना बहुत ही ज़रूरी है। उसका कारण ये है कि आपको उस रिगोलिथ की प्रॉपर्टीज़ का यूटिलाइजेशन करना है। चांद की मिट्टी जिसको बोलेंगे सॉइल, हम लोग उसको रिगोलिथ वर्ड यूज़ करते हैं साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में, बट कहें कि चांद की जो मिट्टी है सॉइल है उसको कैसे हम उपयोग करें। अब हमको ये पता लग गया कि जो टॉप लेयर है वो हाईली नॉन कंडक्टिंग है। तो कल को अगर हमको वहाँ पर मकान बनाने पड़े हैबिटेट के लिए, मानव के रहने के लिए, जिसका कि काफ़ी संभावनाएं हैं, कुछ दशकों में शायद ऐसा हो पाएगा, तब वो घर ऑटोमेटिकली जो है इस प्रकार के बनेंगे जहाँ पर कि हीट बाहर से अंदर नहीं आएगी या अंदर की हीट बाहर नहीं जाएगी। तो मतलब कह सकते हैं कि थर्मल ब्लैंकेट, जैसे जाड़े में हम लोग ब्लैंकेट या रजाई लेके सोते हैं क्योंकि हमारी हीट बाहर ना जाए, हमको ठंड ना लगे, तो उस प्रकार का उपयोग जो है किया जा सकता है। जी, और पीआरएल का एक और अच्छा सा एक ये था एपी एक्सेस, जो अल्फा पार्टिकल का स्पेक्ट्रोमीटर था, तो जिसने चांद के अंदर क्या है वो, और क्यूरियम भी उसके अंदर लगा था, तो किस तरह से उसने पता लगाया कि वो मिट्टी के अंदर और तत्व क्या क्या भी है। उसका एक ट्वीट भी उस टाइम पे हुई थी कि ये एलिमेंट हमें मिला, ये एलिमेंट मिला, तो क्या अंदर और कुछ क्या मिला है उसके अंदर? ये जो था उपकरण ये हमारे रोवर पे था, और आपको मैं दिखाऊं, इसको फिर से मैं लेता हूं, और ये आपको एक रैम दिखाई दे रही है। ये रैम को हम लोगों ने डिप्लॉय किया ऐसे करके, और ये आपको अंदर रोवर दिख रहा है। ये रोवर जो है निकल के आ करके मून की सतह पर घूमा था। और इसका मैं अगर बड़ा मॉडल दिखाऊं तो ये रोवर है, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। तो ये जो रोवर है ये मून की सतह पर घूमता रहा, और इसके फ्रंट में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक प्लेट दिखाई दे रही है, ये एपी एक्सेस है। तो जब भी हमको मेजरमेंट करना होता था तो ये रोवर रुकता था, ये प्लेट डिप्लॉय करके और सतह के पास जाती थी, और इसमें जो अल्फा पार्टिकल एक्सेस स्पेक्ट्रोमीटर है, इसमें जो सोर्स है वो मून की सतह पर शाइन करता था, और उसके द्वारा जो एक्सरे एमिशंस हैं वो इस स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा नापी जाती थी। तो ये हमने 23 जगह विभिन्न जगहों पर एक 100 मीटर के डिस्टेंसेस में मापन किया। इसने ये बताया कि मून की सतह जो है करीब करीब 100 मीटर के एरिया में मोर और लेस यूनिफॉर्म है, यानी कि ज़्यादा एलिमेंटल कंपोजिशन में चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो एक तो ये बात निकल के आई कि ये जो सदर्न लैटिट्यूड पर हमारा लैंडिंग हुआ, जिसको अब हम शिव शक्ति पॉइंट बोलते हैं, वहाँ पर एलिमेंटल कंपोजिशन क्या है, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीज, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी कंपोजिशन क्या है, और क्या ये कंपोजिशन जो अपोलो और लूना लैंडिंग हुई थी वहाँ से अलग है क्या।
तो हमको जो आंकड़े मिले हैं वो ये बता रहे हैं कि मोर और लेस सिमिलर है, बट हाँ थोड़ा अलग है। दूसरा ये बताया कि करीब करीब 100 मीटर के एरिया में जहाँ जहाँ रोवर ने मेजरमेंट किया, और रोवर ने एक ही जगह मेजरमेंट नहीं किया, रोवर ने ऐसी जगह पे भी मेजरमेंट किया जहाँ पे वो रोवर गया था और वापस उसी जगह पे लौट के आया, तो उसने जो सॉइल थी उसको कुरेदा और रफनेस क्रिएट करने के बाद भी नीचे से सॉइल निकल के इसका भी मापन किया, और तब भी ये पता लगा कि पहले 2-3 सेंटीमीटर में सॉइल की कंपोजिशन मोर और लेस यूनिफॉर्म है 100 मीटर के एरिया में। तो इसको अब उपयोग किया जा सकता है रिमोट सेंसिंग के लिए, ग्राउंड ट्रूथ के लिए। तो कोई भी मिशन जो ऑर्बिटर मिशन है वो इस शिव शक्ति पॉइंट को एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में यूज़ कर सकता है। दूसरा हमको पता लगा कि वहाँ पर मैग्नीशियम जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट धातु है, उसकी जो कंपोजिशन है वो और अबंडेंस है वो थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू अदर प्लेसेस। ये कब है? क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो थोड़ा हैवी है, तो ये मैग्नीशियम नीचे नीचे अंदर जो है मून के अंदर बैठता है। लेकिन ये जो शिव शक्ति पॉइंट था उसकी डिस्टेंस, एक बहुत बड़ा क्रेटर है मून पे जिसको हम बोलते हैं साउथ पोल एर्थकेन बेसिन। वो सबसे बड़ा क्रेटर है पूरे सोलर सिस्टम में, और वो जब क्रेटर बना होगा तो वहाँ से बहुत सारा मटेरियल आसपास के एरिया में फैला होगा। तो ये अब हमारा अनुमान है और हमारी ये हाइपोथेसिस है कि वहाँ से जो मटेरियल आया, जो कि नीचे से आया मून के, उसने जो है मैग्नीशियम जो डिपॉजिट किया वो हमको अब दिखाई दे रहा है। तो यानी कि हमने शिव शक्ति पॉइंट पर साउथ पोल एर्थकेन बेसिन के द्वारा जो मटेरियल वहाँ पे लाया गया उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसीलिए इस मिशन के द्वारा प्राप्त किए गए आंकड़ों पर जो हम लोगों ने पेपर लिखा, साइंटिफिक पब्लिकेशन जो लिखा, उसको विश्व के सबसे सर्वोत्तम इंटरनेशनल जर्नल नेचर द्वारा एक्सेप्ट किया गया। जी, तो जैसे आपने बताया, हम बहुत बार ये सिद्धांत सुनते हैं कि जो चंद्र की उत्पत्ति है उसके बारे में कई के विभिन्न विभिन्न प्रकार के मत है। तो एक मत ये भी है कि ये धरती से ही अलग पड़ा हुआ एक पिंड है, अलग टुकड़ा है। तो क्या आप धरती पर जिस तरह से ज़मीन को देखते हैं, उसमें एलिमेंटल कंपोजिशन देखते हैं, क्या वैसा ही एलिमेंटल कंपोजिशन आपको सिमिलर तरीके से ही एक जैसा ही मिला है, या उसमें कोई विभिन्नता है, समानता है, या उस दिशा में आपको कुछ नई जानकारी मिली है? एक्चुअली मून की उत्पत्ति तो माना जाता है कि कोई मार्स साइज का ऑब्जेक्ट आया, उसने पृथ्वी को हिट किया और उससे जो है मून बना। तो जो ऑब्जेक्ट आया वो और पृथ्वी दोनों का ही मिलन होकर के मून बना है। तो एग्जैक्टली कहें कि मून जो है पृथ्वी का रिप्लिका होना चाहिए, ऐसा नहीं है। दूसरा है कि मून जो है जब बना होगा और इस प्रकार की हीटिंग या कोलिजन हुआ होगा तो वहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा रहा होगा, जिसमें कि 5 या 10,000 केल्विन का टेम्परेचर, उससे ज़्यादा भी टेम्परेचर रहा होगा। तो मून जब बना होगा शुरू में तो वो एक ओशन की तरह होगा, एक मैग्मा ओशन जिसको बोलते हैं, और इसीलिए मून की उत्पत्ति के लिए हम लोग बोलते हैं लूनर मैग्मा हाइपोथेसिस। और अगर मैग्मा होगा तो उसमें जो हैवी एलिमेंट्स होंगे वो धीमे धीमे कोर की तरफ बैठेंगे, जो लाइटर एलिमेंट्स है वो क्रस्ट बना देंगे। तो ये जो हमारी हाइपोथेसिस है ये हमारे डाटा द्वारा वैलिडेट भी हो रही है कि हमको मोर और लेस यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिल रहा है कंपेयर टू अदर ऑब्जर्वेशंस। और मून पे 2 प्रकार के एरियाज़ हैं, एक हाईलैंड है, एक मारेज है। हाईलैंड हैं जो कि ऊपर हैं एवरेज हाइट ऑफ मून से थोड़ा, और जो मारेज हैं वो काले काले जो धब्बे दिखाई पड़ते हैं मून पर, वो एरियाज़ हैं। तो वहाँ का जो ऑब्जर्वेशन हुआ है अपोलो के द्वारा, लूना के द्वारा, और अभी हाल ही में चांगे के द्वारा, इवन अपोलो लैंडिंग्स में ह्यूमंस ने जो देखा है, और जो सैंपल रिटर्न आए हैं उनके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ऑलमोस्ट वैलिडेट हो रही है हमारे ऑब्जर्वेशंस के द्वारा, जो कि हमारे APXS इंस्ट्रूमेंट जो प्रज्ञान रोवर पे था। बट मैग्नीशियम की कंपोजिशन अलग है और यूनिफॉर्मिटी है, ये बता रहा है कि यहाँ पर एग्जैक्टली सेम चीज़ें नहीं हैं जो कि अन्य जगह पर है। जी, तो चांद को एक तरह से हम कहें कि वो तो एक इतिहास का लेखन करने वाला सौर मंडल का कह सकते हैं, क्योंकि मेरे सालों से वैसा का वैसा ही पड़ा है। जिस तरह से जैसे हमें अगर समय की यात्रा करके कुछ देखना हो तो वो देख सकते हैं। तो क्या आपको कुछ ऐसी जानकारी मिली जो चांद की उत्पत्ति के समय की हो, अपने ब्रह्मांड के या सौर मंडल की उत्पत्ति के आसपास की हो, या उससे धरती की उत्पत्ति का कोई राज आपको कहीं लगता है कि ये कनेक्ट द डॉट्स की तरफ ले जा रहा है? ये तो एक थोड़ा लंबा प्रश्न है, क्योंकि इसमें बहुत सी
डॉट्स को कनेक्ट करके स्टोरी बनाई जाती है। तो अभी हमको जो ऑब्जर्वेशन मिल रहे हैं, पॉइंट ऑब्जर्वेशंस मिल रहे हैं। कोई रॉक सैंपल लेके आए, उससे कुछ पॉइंट ऑब्जर्वेशन मिला, कुछ हमने इन सिटू ऑब्जर्वेशंस किए जैसे चंद्रयान 3 में रोवर और लैंडर के द्वारा। उन डॉट्स को कनेक्ट करके ही हमको पूरी जानकारी मिल रही है। बट ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर हम भविष्य में वहाँ से भी रॉक्स लेके आएँ जहाँ पर हम लोगों ने लैंडिंग की, और वो हो रहा है चंद्रयान 4 मिशन के द्वारा, जिसमें हमारा आइडिया है कि हम उसी एरिया के आसपास लैंड करें जहाँ पर हमने अभी सॉफ्ट लैंडिंग की है चंद्रयान 3 में, और वहाँ से नमूने लेके आएँ। क्योंकि क्या है कि कोई भी मिशन हो, उसकी एक लिमिटेशंस होती है विद रिस्पेक्ट टू कितना मास हम ले जा सकते हैं वहाँ पे, और यानी कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लिमिटेड हैं। बट अगर हम वहाँ से रॉक लेकर आते हैं, कुछ सॉइल लेकर आते हैं, उसको हम सोफिस्टिकेटेड, बड़े डेलिकेटेड और हाई रेजोल्यूशन, हाई सेंसिटिविटी, हाई प्रिसीजन वाले इंस्ट्रूमेंट्स में एनालिसिस करके नई जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं जो कि वहाँ पर नहीं हो सकती इन सिटू मेजरमेंट्स में। और इसीलिए चंद्रयान 4 मिशन के बारे में इंडिया में कार्य स्टार्ट हो गया है। जी। तो आप बताइए कि जैसे आप कैसे रॉक सैंपल लेना चाहेंगे, मतलब वो जगह होगा वो मशीन खुद तय करेगा कि कौन सा पत्थर उठाना है, लेके आना है, या फिर वो तय करेंगे, या फिर अब कोई रैंडम सैंपल होगा जिसको आप रैंडमली एक्सेस करेंगे? क्या है इस मिशन के पीछे की आपकी? इसमें एक्चुअली क्या है कि हम लोगों को ये भी देखना है कि क्या हम उसी शिव शक्ति पॉइंट पर जाकर वापस लैंडिंग करें और वहाँ से रॉक या नमूने लेके आएँ, या कोई और साइंटिफिकली एनरिचिंग रीजन है जो कि हमको ज़्यादा अच्छी जानकारी देगा मून के बारे में। तो इसके ऊपर विचार चल रहा है। हमारे जो साथी हैं PRL में, उन्होंने काफ़ी लैंडिंग साइट्स को सेलेक्ट किया है जिसमें कि हमें लगता है कि वहाँ से हमको नवीन जानकारियाँ मिलेंगी। और ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि शायद हम शिव शक्ति पॉइंट के आसपास ही जाके लैंड करें, और क्योंकि हमने ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन वहाँ पे कर लिया है तो हम चाहेंगे वहाँ के नमूनों से हम ग्राउंड ट्रूथ ऑब्जर्वेशंस उन सैंपल से करें जो कि लैब में लेकर आ हम एनालिसिस करें। बट ये अभी विचार चल रहा है क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है, डेवलपमेंट प्रोसेस है, वो काफ़ी लंबा होता है और उसकी रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा है। जी। अगर चांद की बात करें तो कहा जाता है उसका बड़ा ही एक तूफ़ानी एक उसका भूतकाल रहा है, लेकिन आज वो बड़ा शांत है, उसमें न चुंबकत्व है, उसकी जो वातावरण है वो भी उसके पास नहीं है, और बेचारा शांत शांत बैठा है। आपने एक भेजा था इल्सा करके कि जो उस पे भूकंप की थोड़ी जानकारी दे कि उसमें कुछ हलचल है कि नहीं, कि वो ज़िंदा है, मरा है, टाइगर ज़िंदा है, टाइगर मरा है, क्या है? तो उससे क्या आपको मिला, कुछ जानकारी मिली कि वहाँ पे भी कुछ, क्या हमारे यहाँ पे जैसे कॉन्टिनेंटल शिफ्ट होता है वैसा कुछ है, या अलग तरीके से कंपन होते हैं? क्या आपको वहाँ से भी वो जानकारी मिली है उसके भूस्तर के बारे में? अच्छा, इस प्रश्न के उत्तर से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चंद्रयान 1 जो इंडिया का मिशन था, पहला मून मिशन था, उसने पानी की खोज की मून पे, और उस मिशन के बाद ही हम लोग सभी जानते हैं कि मून पर पानी उपलब्ध है और वो पोलर रीजन्स में ज़्यादा है। दूसरा ये है कि मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, और मून पर जैसा आपने बोला कि चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं है जैसा पृथ्वी पर है। तो इन दोनों के कारण जो मून पे प्रोसेसेस हो रहे हैं वो अलग प्रकार के होते हैं कंपेयर टू अर्थ पे। एटमॉस्फेयर नहीं है यानी कि वेदरिंग नहीं हो रहा है, कोई क्लाइमेटिक चेंजेस नहीं हो रहे हैं, कुछ वेदर रिंग नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे जो भी आपके पार्टिकल्स हैं, छोटी बॉडीज़ हैं, वो आती हैं, वो सीधा हिट कर देती हैं, और हिट करने के कारण वो अपने अपने छोटे छोटे क्रेटर्स बना देती हैं। दूसरा, एटमॉस्फेयर नहीं है तो एक चीज़ है, बट चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं है, तो यानी कि सोलर विंड जो कि सन से प्लाज्मा आता है वो भी डायरेक्टली आकर के मून को हिट करता है। तो मून का जो सतह है वो सब कुछ को झेल रहा है, जो भी आता है उसको आके मारता है। ओके, सिंपल वे में कह सकते हैं। अब उसके कारण क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं स्पेस वेदरिंग, यानी कि स्पेस से जो भी आ रहा है वो आ जाके हिट करता है वहाँ पे, और उसके कारण जो मून की सतह पर जो रिगोलिथ है, इसीलिए हम उसको सॉइल वर्ड नहीं बोलते हैं, रिगोलिथ बोलते हैं, वो उसकी गार्डनिंग हो रही है। गार्डनिंग मतलब उसकी एनरिचमेंट हो रहा है, और वो एनरिचमेंट हो सकता है कि जो भी मटेरियल आया उसने अपना मटेरियल वहाँ पे छोड़ दिया, जो सोलर विंड आ रहा है उसने भी अपना मटेरियल को छोड़ा वहाँ पे। तो उसके कारण जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उसके बारे में हमको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर हम फ्यूचर में ह्यूमन लैंडिंग्स के बाद ह्यूमन हैबिटेट की बात करें तो ये जानकारियाँ हमें होनी चाहिए कि वहाँ पर किस प्रकार की परेशानियाँ आने वाली हैं फ्यूचर में हमको। जी।
इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमारा लगाया गया था चंद्रयान 3 पर, उसका नाम था इल्सा। और ये इल्सा एक सेस्मोमीटर था, जिससे कि पता लगे कि मून पर जो पार्टिकल्स, मेट्रॉइड्स, माइक्रोमेट्रॉइड्स आकर के हिट कर रहे हैं वो किस वेग से, किस गति से आ रहे हैं और कितनी रेट पे आ रहे हैं। तो जो इल्सा इंस्ट्रूमेंट था, इसने बहुत सी ऐसे सिस्मिक वेव्स का मेजरमेंट किया जिसको कि हम कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं कि लैंडर पे कोई एक्टिविटी हुई है या रोवर पे कोई एक्टिविटी हुई है। इसका मतलब वो कुछ अन्य एक्टिविटी आसपास के एरिया में हुई है। बट एक अच्छी बात ये रही कि जब भी रोवर मूवमेंट होता था, इल्सा ने उसका मेजर किया और ये बताया कि अभी रोवर घूम रहा है। तो उससे हाँ, वैलिडेशन हुआ। तो मतलब इस इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा था। और दूसरा है कि वो सिस्मिक वेव्स सरफेस के थ्रू आ रही हैं, तो हम सरफेस की प्रॉपर्टीज़ को भी इसके द्वारा जान सकते हैं। जी, तो काफ़ी अच्छी बात आपने बताई चाँद को लेके। अगर एक आखिरी सवाल चाँद को लेके मैं पूछूँगा कि चाँद पे पानी मिला, अब ये तो कहानी हर कोई जानता है कई काफ़ी सालों से, लेकिन अभी सवाल ये पानी है कैसा? कि वो जैसे बाल्टी भरने जैसा है, वो क्या बर्फ़ है, वो क्या आयन्स है, मतलब है क्या? मतलब अगर मैं जाऊँ तो क्या अपना उस ग्लास भर के पानी पी सकता हूँ या बाल्टी भर के नहा सकता हूँ क्या? किस तरह का पानी है वो? वो भी लोगों को थोड़ा बताइए। पानी जो है वो सर्टेनली अर्थ की तरह नहीं है, क्योंकि अर्थ पे तो तीनों फेस ऑफ वाटर है। चाहे आप आइस की बात करें, चाहे लिक्विड की बात करें, चाहे गैस फॉर्म की बात करें। मून पर दो ही प्रकार का पानी हो सकता है, या तो आइस फॉर्म में होगा पानी या फिर वेपर फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में होगा। क्योंकि वहाँ पर प्रेशर बहुत कम है, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही नहीं है, और टेम्परेचर भी बहुत लो है। तो यानी कि वहाँ पर या तो आइस होगा या सब्लिमेट होकर के वेपर में फॉर्म में मिलेगा। आइस फॉर्म में होने के कारण वो प्रिजर्व किया जा सकता है अगर उसको एक्सपोज ना किया जाए, उसको टेम्परेचर ना दिया जाए। जैसे कि हमारे परमानेंटली शैडो रीजन्स में होता है, यानी कि जहाँ पर लाइट बिल्कुल नहीं जा सकती। ये देखिए, अगर आप माने कि ये मून है, और मून के पोलर रीजन्स यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे जो क्रेटर्स हैं, ये क्रेटर्स में सनलाइट नहीं आएगा। तो अगर सनलाइट यहाँ पे नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा। और ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि इनका टेम्परेचर 20 केल्विन, 30 केल्विन, 50 केल्विन के आसपास का होगा। सेल्सियस में करें तो -200 डिग्री, -250 डिग्री सेल्सियस का होगा। तो यानी कि यहाँ पे अगर कोई वाटर वेपर, पानी जो भाप अगर आती है, तो वो एक बार गई तो वहीं पे बैठी रह जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर इतना लो है कि वो अल्ट्रा डीप फ्रीज हो गया। तो यानी चांद में जहाँ छाव है वो हमेशा छाव ही रहती है। नहीं, ऐसा नहीं है। पोलर रीजन्स जो है, क्योंकि मून जो है वो ऑलमोस्ट वर्टिकल है, वो उसकी टिल्ट जो है वो 1.5 डिग्री या 2 डिग्री की मान सकते हैं। पृथ्वी जो है वो टिल्टेड है, पृथ्वी ऐसे है, मून ऑलमोस्ट वर्टिकल है। तो अगर फोटॉन्स आते हैं, जो सनलाइट आ रही है, जो सीधी आती है, वो इन पोलर रीजन्स में अगर कोई क्रेटर है, धब्बे हैं इस टाइप के, तो उसमें तो जाएगी नहीं, क्योंकि सनलाइट तो सीधा स्ट्रेट मूव करती है, फोटॉन्स सीधे जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर फोटॉन्स नहीं जाएंगे। फोटॉन्स नहीं जाएंगे तो हीट नहीं आएगी, हीट नहीं आएगी तो टेम्परेचर और लो होता है। तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो होता है। तो अभी जो चंद्रयान 1 मिशन था हमारा, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट लगे थे, उन्होंने ये बताया कि मून पर पानी सब जगह पे है, ज़्यादा जो है पोलर रीजन्स में होगा और परमानेंटली शैडो रीजन में बहुत ज़्यादा हो सकता है। एक अभी हमारा मिशन हो रहा है जापान के साथ, इसरो जाक्सा मिशन है, जिसको लूपेक्स मिशन बोलते हैं। ये लूपेक्स मिशन का उद्देश्य यही है कि हम पोलर रीजन्स में जाएं, पोल के पास लैंड करें, और उसके बाद जो रोवर है लैंडर से जो निकलेगा वो परमानेंट शैडो रीजन में जाके काम करे, जो कि अभी तक किसी ने नहीं किया है। तो इसलिए इंडिया को भी एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स मिला है कि हम इस मिशन में इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे, जिसमें कि हमको पता लगे कि परमानेंट शैडो रीजन्स में क्या है और वहाँ पर पानी कितना है। क्योंकि फ्यूचर में अगर ह्यूमंस को सर्वाइव करना है तो पानी होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए कितना पानी है और किस प्रकार का पानी है, कितना परसेंटेज पानी है, क्योंकि पानी ही पानी नहीं है, वहाँ पे और भी तत्व हैं, बहुत से मिनरल्स हैं। उन मिनरल से पानी को कैसे निकाला जाए, उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जी, आप जैसे बात कर रहे हैं तो मुझे कार्ल सेगन याद आ गए कि किस तरह से वो जब चांद पे अपोलो मिशन गया और कहा कि कैमरा घुमाओ, धरती को देखते हैं,
और तब राइजिंग धरती का पहला शॉक जब आया तब दुनिया अचंभित रह गई कि चांद से धरती ऐसी दिखती है। वैसा ही हमारा एक इंस्ट्रूमेंट शेप करके गया था, जो प्रोपल्शन मॉड्यूल था, और सीधा हम, क्योंकि एवरेज अच्छा था उसका, तो पेट्रोल उस पर मतलब फ्यूल बचा था, और वो सीधा वापस भी हम ले आए। और तो वो पोलरिमेट्री, मतलब वो जो कहते हैं कि भाई धरती कैसी दिखती है, तो उसकी अगर फोटो ले ले और दूर दूर जगह पे कहीं ऐसी धरती है कि नहीं, क्या ऐसा कुछ, तो हमें क्या पता चला, क्या कोई नए सिग्नेचर मिले हैं। और क्योंकि चूंकि पीआरएल भी एक्सोप्लैनेट में तो देश में नंबर 1 है, तो क्या इससे कुछ लाभ हुआ है अपने जानकारी को, धरती की स्थिति को लेकर ब्रह्मांड में? ये जो शेप एक्सपेरिमेंट था, जो प्रपल्शन मॉड्यूल, जो कि प्रपल्शन मॉड्यूल उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑर्बिटर जो है चंद्रयान 2 ऑर्बिटर हमारा अभी भी मून के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और हमें 8 एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा जानकारी दे रहा है। तो हमको वहाँ पे एक और ऑर्बिटर की ज़रूरत नहीं थी। हमको ये चाहिए था कि ये जो चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर है उसको कोई मॉड्यूल वहाँ पे लेके जाए और उसके बाद उसको रिलीज़ करके लैंडिंग कराए। तो इसलिए प्रपल्शन मॉड्यूल पे ऊपर हमारा एक्सपेरिमेंट्स का कोई ज़्यादा विचार नहीं था। बट अंत में जब लगा हमको कि कुछ मास अवेलेबल है तो हमने एक शेप एक्सपेरिमेंट डाला, और उसका उद्देश्य ये था कि वो ऑर्बिट में चारों तरफ घूमता हुआ पृथ्वी की तरफ देखेगा और ये बताएगा कि अगर हम किसी एक्सोप्लैनेट को देख रहे हैं तो वहाँ पर क्या पोलराइजेशन से हम ये पता कर सकते हैं कि वहाँ पे किस प्रकार की गैसेस हैं, कैसा वहाँ पर वातावरण होगा, और उसके द्वारा हम शायद पता कर सकें कि क्या वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। तो इसलिए ये शेप एक्सपेरिमेंट को प्रपल्शन मॉड्यूल पर रखा गया था, और इसने हमको कुछ जानकारियाँ अभी दी हैं, कुछ आंकड़े ऐसे दिए हैं जिससे हमको पता लगा कि पोलराइजेशन स्टेट ऑफ अर्थ मून से देखने पर कैसी लगती है। और अभी तो आपको पता ही होगा कि प्रपल्शन मॉड्यूल को हम लोग वापस पृथ्वी के चारों तरफ लेके आ गए हैं, और वो भी एक पार्ट था टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का, जिसमें कि हमको सैंपल रिटर्न मिशन में मून की सतह से लिफ्ट होकर के मून के ऑर्बिट में आना है, मून के ऑर्बिट से अर्थ के ऑर्बिट में आना है, फिर अर्थ के ऑर्बिट से लैंड करके सतह पर आना है। तो इसके डुअल पर्पस हुआ, एक तो हम प्रपल्शन मॉड्यूल को वापस पृथ्वी के चारों तरफ लेके आ गए, और दूसरा इसके ऊपर जो शेप एक्सपेरिमेंट था उसने हमको पृथ्वी के बारे में जानकारी दी। तो कुछ नई जानकारी हासिल हुई है या ऐसा कुछ? या अभी कुछ जानकारियाँ हासिल हुई हैं, उसके ऊपर काम चल रहा है, क्योंकि इसकी जो स्टेबिलिटी थी प्रपल्शन मॉड्यूल की वो उस लेवल की नहीं थी जो कि ऑर्बिटर के लेवल की होती है। तो उसके एटीट्यूड कंट्रोल और ऑर्बिट कंट्रोल का इंफॉर्मेशन अभी उनके द्वारा ऑर्बिटल मैकेनिक्स के द्वारा निकाली जा रही है, और उससे हमको पता लगेगा कि एक्चुअली में जो डाटा हमको मिला है वो, हाँ, नॉइज़ निकालने के बाद। પીઆરએલ અમદાવાદના નિદેશક અનિલ ભારદ્વાજ સાથે સંવાદનો ભાગ 2 નિહાળો આવતા શનિવારે બપોરે 2 કલાકે માત્ર ડીડી ગિરનાર અને ડીડી ન્યૂઝ ગુજરાતીની યુટ્યુબ ચેનલ પર।